हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में आज हम लोग अभी नई बुक करेंगे, भारत और समकालीन विश्व फास्ट को हम लोग देखेंगे। जो इसकी सेकेंड बुक है वो आपकी 10th क्लास में है और इसमें हम लोग फर्स्ट बुक देख रहे हैं, भारत और समकालीन विश्व। और इसमें हम लोग आपका पहले चैप्टर पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे और आपको इसका और विश्लेषण रूप आपको 10th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। अब कह रहे हैं अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगाई को लेकर विरोध कर रही थी। ठीक है, बाद में इसी दौरान आपका सिंह अवहेलना करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबी घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ी के रूप में देखा जिसका परिणत फ्रांस के सम्राट को फांसी दी जाने से हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? देखिए, इतिहास में जब कुछ कड़ी जुड़ती हैं तो बहुत सारी कड़ी, बहुत सारे तथ्य इतिहास में ऐसे होते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती है। लेकिन इतिहास में वो अगर कोई ऐसी घड़ी, कोई लम्हा, कोई पल ऐसा गुजर जाए जो अपने आप में जिसकी आपने उम्मीद ना की और वो हिस्ट्री बन जाए, तो ऐसी चीजें एक बहुत लंबी कड़ी से आपस में लिंक करती हैं। जैसे क्या था, फ्रांस के सम्राट को क्या कह रहे हैं, फांसी दी जाने वाली हुई इस कंडीशन की। ठीक है, अब चलिए इसमें कुछ आपके सब टॉपिक के साथ हम लोग इसमें आपका शुरू करते हैं और थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए वहां पर क्या था, कुछ आपका अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा स्पष्ट दिखाई देगा क्या कि आप देखिए जो हमारा फ्रांस था उस समय कुछ क्या था, आपके वहां के वर्ग बटे हुए थे। जैसे वहां था एक आपका प्रथम वर्ग, यानी कि जो उच्च कुलीन वर्ग था, तो जितने भी पादरी लोग होते थे, जो पादरी वर्ग या पादरी समुदाय के थे, उनको उस समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। पादरी मतलब वो व्यक्ति जो आपके चर्च में होते हैं, जो लोग वहां आपके पूजा वगैरह करते हैं, जो उनका समुदाय है, उसको पादरी कहा गया है। दूसरा स्टेटस था जो आपके कुलीन वर्ग थे। कुलीन वर्ग मतलब जैसे हमारे यहाँ आपके जमींदार हो गए, बड़े बड़े रजवाड़े हो गए, इस तरह का जो वर्ग था, जो लोग थे, उनको माना गया आपका कुलीन वर्ग और उनको द्वितीय स्टेट में रखा गया। और तीसरे में आते थे आपके ऐसे वर्ग जो क्या थे, जो आपके बड़े बड़े आपके व्यापारी थे, व्यवसायी थे, अदालती कर्मचारी थे, वहां के जो आपके वकील थे। ये तीसरे स्टेटस में या स्टेट्स में इनको काउंट किया जाता था। ठीक है, और उसके बाद आते थे किसान, और किसानों के बाद छोटे किसान, भूमिहीन और नौकर मजदूर। यानी कि इस तरह से कुछ आपका फ्रांस का जो था वहां का आपका विभाजन था। क्लियर है? स्टेटस पर कुछ क्या था आपका, चीजें आपका बटी हुई थी। ठीक, अब तीसरे स्टेटस को भी ए बी सी कैटेगरी में रखा है। ए वाले सबसे ज्यादा मालदार हैं, बी वाले कुछ कम होगा। आप मान सकते हैं इनको ऐसे मान लीजिए, ये हो गई आपका ए कैटेगरी, ये हो गई आपका बी कैटेगरी और ये हो गई आपका सी कैटेगरी। क्लियर है? आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और इस पर बात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग आपका इसी में गौर करते हैं और देखते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, यानी कि जब 18वीं सदी आपकी चल रही है उस समय में, उसके बाद में आपका जो आपका फ्रांसीसी है, जो आपका फ्रांस है, उसका समाज कैसा है, वहां की सोशल स्थिति क्या है। ठीक, तो आप देखिए कह रहे हैं कि सन 1774 में बाबू के वंश के लुईस फोर्टी फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उसके समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोनेट से हुआ है। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय का विशाल महल और राज दरबार में शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्चों का बोझ अलग से था। आप कह रहे हैं जब ये राजकुमार बना कितनी साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, और इसने देखा कि जो हमारा राजकोष है, राजकोष का मतलब समझते हो, जिस तरह से भारत सरकार का एक राजकोष होता है, राजकोष का मतलब है सरकार की जमा पूंजी, जमा पैसा कितना है, कितने पास उसके पास कैश पड़ा हुआ, कितने पास उसके एसेट है, कितना उसके पास सोना चांदी है, तो हम उसको कहते हैं राजकोष ही। क्लियर है? राजकोष।
अब कह रहे हैं कि लंबे समय तक चले युद्ध थे और इन्हीं युद्धों की वजह से क्या हो गया था, ये जितने भी संसाधन थे, जो आपके रिसोर्सेज थे, वो नष्ट हो चुके थे। क्लियर है। और जो एक शहर था वर्साय, यहाँ पर आपका वर्साय में एक महल था, वो भी अब महल की शानो शौकत, लोगों को राज दरबार में जो आपकी चीजें होती किसी राजा के लिए, उन सबके फजूली खर्चा अलग से था। अब समझिए, लुइस के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता की। क्या किया? फ्रांस ने किसकी हेल्प की? अमेरिका की। किस लिए? क्योंकि 13 उपनिवेश किसके पास थे? ब्रिटेन के पास थे। और वो किसको दिलाने में हेल्प की? यूएस को। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्जा और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिबे का बोझ चढ़ा हुआ था। यानी कि 2 अरब पहले ही थे और बाद में युद्ध से कितने चढ़ गए? 10 और चढ़ गए। सरकार से कर्जदाता अब 10% की ब्याज मांगने लगे थे। यानी कि जिन लोगों से आपका कर्जा है, जिन लोगों से पैसा लिया गया था, वो अब 10% का आपको इंटरेस्ट मांग रहे थे। कितना? 10% का। देखिए, अगर आप कोई बहुत बड़ा अमाउंट लेते हैं, ठीक है, और अगर आपको 10% का इंटरेस्ट देना हो, क्लियर है। अब आप मुझे बताएंगे, आप लोग आप 8वीं कक्षा तक आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, अगर 1 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से 1 साल तक अगर आपका ब्याज लिया जाए तो ब्याज कितना होगा? बताइए आप मुझे। ठीक है, चलिए। अब देखिए, फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ाते जा रहे थे। कर्जे को चुकाने पर बाप के मजबूर हो गई थी कि कैसे चुके ये कर्जा। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार आप करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। यह कदम आपका नाकाफी था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेटस में बट गया और केवल तीसरे स्टेटस के ही लोग ही जनसाधारण ही कर अदा कर सकते थे। अब क्या कंडीशन थी? समाज कैसे बटा हुआ था? 3 स्टेटस, मतलब 3 वर्गों में था। तीनों वर्ग हम लोग देख चुके हैं, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, क्लियर है। उसके बाद आपके वकील सरकारी वर्ग हो गए, उसके बाद आपके बड़े किसान जमींदार हो गए, नीचे छोटे किसान सामंत भूमिहीन व्यक्ति हो गए। अब बात हो रही थी मेनली टैक्स की। सबसे बड़ी बात किसकी थी? कर की। यानी कि जो आपका कर कौन चुका रहा था? कर केवल यही जो आपका तीसरे स्टेटस था, इसमें साधारण लोग थे, यही कर चुका रहे थे। यानी कि कर चुकाने वाले कम हैं और कर को उपभोग करने वाले ज्यादा हो रहे थे। आप देखते हैं भारत सरकार भी कर वसूलती है, अमीर हो गरीब हो सबसे वो टैक्स लेती है। अब देखिए, वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। फ्रांसीसी समाज में अगर आप मध्यकाल में देखो तो क्या था? सामंतवादी व्यवस्था का अंग था। ठीक। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज के कुलीन वर्ग की व्यवस्था को दर्शाया गया है। पूरी आबादी में लगभग 90% आपके किसान थे। कितने थे? 90% किसान। यानी कि जितनी भी आपकी पूरी पॉपुलेशन थी आपके फ्रांस की, अगर आप उसके समाज का स्टेटस को आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे फ्रांस में 90% लोग क्या थे? आपके एग्रीकल्चर थे, जो आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे थे, आपके किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक आपका किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर आपके कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। यानी कि ये कैसी विडंबना है कि देश में कितना परसेंट किसान है? फ्रांस में 90% लोग कैसे हैं? आपके किसान हैं। लेकिन 90% किसान होने के साथ साथ अगर आप लोग मालिक देखें कि वास्तविक रूप से जमीन का मालिक कौन है, तो आप देखेंगे उनमें से 60% लोग आपका कुलीन है, पादरी वर्ग चर्च के हैं, और तीसरे वर्ग में जो स्टेटस वर्ग है, कौन सा था वहां तीसरे वर्ग में? ये किसान, ये कारीगर, ये बड़े व्यापारी। ये जमीन किसके पास है? 60%। ये जो लोग हैं
इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास ही 60% कैसी है, लैंड है। बाकी सब क्या है, बाकी सब लोग इनके यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं अपना कार्य पाने के लिए। अब कह रहे हैं कि इसमें देखिए, कह रहे कि प्रथम दो स्टेटस कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मजात प्राप्त है। यानी कि फ्रांस में क्या है कि अगर आप पादरी वर्ग हैं, आप कुलीन वर्ग में पैदा हुए हैं, अमीर घर के हैं, उच्च घरानों के हैं, तो आपको ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको बाय बर्थ मिले हैं। किससे मिले हैं, जन्म से मिले हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय अधिकार था राज्यों को दिए जाने वाले आपका करों में छूट। और सबसे महत्वपूर्ण क्या था इसके अंतर्गत कि आपको राज्य में जो आपको टैक्स देना है उसमें आपको छूट दी गई थी। क्या दी गई थी, आपको छूट दी गई थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषकर को भी हासिल था। यानी कि कुछ ऐसा ही रियायतें जो उनके सामंती थे उनको भी ये कुछ विशेष अधिकार आपका प्राप्त था। वह किसानों के सामंत कर आपका वसूल करते था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग करना आदि के लिए बाध्य था। ये सारी चीजें इसके लिए क्या थी, उसके लिए आपका बाध्य थी। चर्च में भी आपका किसानों से कर का एक हिस्सा टाइड यानी के धर्म के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेटस के तमाम लोगों को सरकार को ना तो कर चुकाना होता था और ना आपके करों के ऊपर टाइल यानी कि प्रत्यक्ष कर और अन्य अप्रत्यक्ष कर आपके शामिल थे। प्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। यानी कि जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस पर लगता था, आपके नमक पर लग गया, आपके तंबाकू पर लग दिया, और रोजाना की जो बहुत सारी चीजें जिनको हम लोग उपभोग करते हैं उन पर आपका कर लगाया जाता था। ठीक, अब यहाँ तो हमें साफ समझ आ रहा है कि जो उसमें हमारा जो इस समय आपका फ्रांसीस का जो समाज था वो 3 भागों में बटा था। पहले 2 वर्गों को कुछ आपके विशेष छूट थी कि आप टैक्स नहीं दे सकते, आप कर नहीं दे सकते, और बहुत सारी चीजों पे अप्रत्यक्ष रूप से कर वसूलने का भी अधिकार था। ये तो हुआ फ्रांसीसी समाज की स्थिति। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मुझे आप ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है? कोई बच्चा बताएगा किसी भी स्कूल से? देख लिया, चलिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जिसे हम आपका सीधा आपका सरकार को जमा करते हैं, ऐसे कर को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स। जैसे आप अपनी आय पर देते हो, आप निगम कर भरते हो, हाउस टैक्स इसको बोलते हैं, शहरों में भरा जाता है। हाउस टैक्स हो गया आपका, और आपकी इनकम होगी आयकर, ये सब क्या है आपकी, ये डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है आपने अगर कॉपी भी खरीदी होगी या आप बुक खरीदते हैं तो बच्चों बुक का नीचे वाला पार्ट होता है और जहां पर वो आपका प्राइस लिखा होता है ना बच्चों, वहां पर आप गौर करके देखना, उसमें लिखा होगा सभी कर सहित। कैसे लिखा होगा, सभी कर सहित। क्लियर है? यानी कि जो भी चीज आपके पास पहुंचती है, चाहे आपका सुई से लेकर आप हवाई जहाज तक खरीदिए, सब में आपको टैक्स देना होता है। तो ज्यादातर टैक्स हम लोग कैसा पे करते हैं, इनडायरेक्ट जो आपका टेस्ट है, मतलब टैक्स का है, उसको हम लोग पे करते हैं, कर को। क्लियर है? अब यहाँ का थोड़ा सा आप देखिए वर्ग विशेष। हम तो केवल यही कहते हैं कि केवल भारत में ही इस तरह की स्थिति थी, नहीं, पूरी दुनिया ने कहीं ना कहीं ये ऊंच नीच का और अमीरी गरीबी का जो फासला है, जो वर्ग है, जो समाज में आपका वर्ग विभाजन है, ये हर वर्ग ने झेला है। बस अंतर इतना रहा है कि कहीं पर ये चीजें बहुत पुराने तक समय तक बनी रही, किसी पर ये कुछ समय बनी रही, किसी में बहुत जल्दी समय हो गई, किसी के 100-200 साल में वहां का समाज ने आधुनिकता को स्वीकार कर कर नई मॉडर्न जो आपकी मॉडर्न चीजें हैं उनको एक्सेप्ट किया है और उनको स्वीकारा है। अगर आप लोग भारतीय समाज को देखेंगे, एक समय था 1700 का, एक समय था 1800 का, जब 17वीं 18वीं सदी थी। अगर आप इस जमाने में भारत में बात करोगे तो इस जमाने में भारत का तो बहुत ही बुरा हाल था। आप सोच के देखिए, आज भी हमारे यहाँ धर्म, जाति, लिंग के ऊपर कितने बड़े मुद्दे, कितने फैसले देखने के मिलते हैं, जबकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां आपका
धर्म के ऊपर के साथ साथ जातीय रूप से भी बहुत बड़ा कटाक्ष के सामने मिलता है। आइए अब यहाँ के लोगों का आपका जीने के संघर्ष को देखते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं कि क्या है। कह रहे हैं कि फ्रांसिस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, 1789 में यह बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। परिमाण था, यानी कि रिजल्ट ये निकला कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी, यानी कि पॉपुलेशन कैसी होने लगी, अधिक। ठीक। अब कह रहे हैं कि अधिकांश लोग मुख्यतः खाद्य पाव रोटी की कीमतों से तेजी से वृद्धि हुई, यानी कि वहां जिस तरह की आपका पाव रोटी मिलती है ना, उसमें क्या हो गई, वो तेजी से वृद्धि हो गई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूर महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, यानी कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी उनकी मजदूरी उस दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब के बीच की जो खाई थी और चौड़ी होती चली गई। स्थिति तब और बदतर हो गई जब सूखे और ओलों के प्रकोप से पैदावार गिर गई, जिससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में आम थी। कह रहे ये जो बाप का रोटी का संकट था, ये आजीविका का संकट कोई बहुत बड़ी बात नहीं। प्राचीन राजतंत्र में भी क्या था, फ्रांस में ये घटनाएं बड़ी आम थी, यानी वहां के लिए लोगों को रोटी ना मिलना और पाव रोटी महंगा होना वहां की एक आम बात थी। यानी कि कोई ऐसी नई घटना नहीं थी कि यहाँ बाढ़ आपदा प्रकोप हो रहा है, खाद्यान्न आसंकट है तो आप इससे परेशान हो जाइए, नहीं, ये वहां आम चीजें थी। एक इमेज आपको दी गई है, कह लें कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी है। कैसे दिखाया गया है कि जो वहां का अमीर वर्ग है वो कैसा है, मकड़ा, यानी कि बड़ा बताया गया उसको, और किसान को मक्खी। देखिए ये अमीर वर्ग है वहां का और ये बेचारा गरीब व्यक्ति है, अनाज अनाज लेकर उसके सामने खड़ा है, कुछ पैसे के बदले में ये क्या कर रहा है, अमीर व्यक्ति इसको खरीद रहा है। देखिए अब कह रहे हैं कि जो हमारी जीविका है उसका संकट कैसे पैदा होता है। ये खालिस्तान दिया गया है, इसको भरिए। देखिए फसल खराब हुई तो अनाज का उत्पादन आप कम होगा, अनाज का उत्पादन कम होगा तो चीजें महंगी होंगी, जो बाप का गरीब गुरबा है वो उन चीजों को नहीं खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा तो क्या होगा, भूखमरी अकाल जैसी स्थिति बनेगी। ठीक, भूखमरी होगी, लोगों में त्राहिमाम मचेगा, और त्राहिमाम मचेगा तो लोग एक दूसरे के बीमार मार काट पर उतारू हो जाएंगे, और फिर क्या बनेगी, महामारी जैसी कंडीशन बनेगी। तो स्थिति हंड फिरकर लोगों के जीवन पर आकर खड़ी हो जाती है। कोई भी समय हो, मानव के अस्तित्व पर ये सारे संकट हैं, और संकट भी एक विशेष वर्ग, ऐसा वर्ग जो अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरे के यहाँ क्या करता है, काम करता है, कुछ इस तरह के जीवन यापन करते हैं, उन्हीं को इस प्रकार की दिक्कत होती है। वही लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के जीवन का सामना करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप एक बार थोड़ा सा आप फ्रांसिस को पढ़ेंगे तो आपको फ्रांसीसी का जो समाज है, जो फ्रांस का समाज है 18वीं शताब्दी के दौरान आपको पढ़ने के मिलेगा, कैसे उच्च कुलीन वर्ग पादरी वर्ग में बटा हुआ है, वहाँ के स्टेटस क्या है, सारी चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।